हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज मैं एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ये क्वेश्चंस हमारे जीपैट एग्ज़ाम के लिए, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम या डीआई, डीसीओ और पीएचडी के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर एमकॉम, इनके लिए ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे। जीपैट एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि अगर हमें पीएचडी करनी है आफ्टर एमकॉम तभी ये रहता है, और इसके अलावा एम फार्मा में एडमिशन लेना है तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से, अच्छे कॉलेजेस से, तो जीपैट की मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। प्लस अगर हम जीपैट के थ्रू अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अगर एडमिशन लेते हैं तो उस पर भी हमको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम तो सभी को पता है, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में या फिर बी फार्मा क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। डीआई के लिए भी यही है, बी फार्मा होना चाहिए, उसके साथ साथ में मतलब बैचलर फार्मेसी होनी चाहिए और उसके साथ में 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा अपना मतलब फार्मा कंपनी में एक्सपीरियंस होगा, वो शेड्यूल C1 की ड्रग्स बनी होनी चाहिए वहाँ पे। मीन्स कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, जैसे इंजेक्टेबल प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। जो हम मतलब वही अगर एक्सपीरियंस होगा तो डीआई के लिए काउंट होता है। मोस्टली जो है डीआई में यही रहता है। देन डीसीओ जो है, इसमें एक्सपीरियंस प्लस अपना बी फार्मा लेवल जो होता है, इसके बेस पर डीसीओ का एग्ज़ाम जो हम फॉर्म भर सकते हैं। डीसीओ मीन्स ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर। इसके भी रेयरली बहुत कम ही फॉर्म आते हैं, बट एग्ज़ाम इसके भी होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स इस जितने भी अमीनो एसिड इसमें दिए हुए हैं, 4 अमीनो एसिड हैं, एलानिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, सेरिन। तो ये बोल रहा है कि ये इसमें से कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते, मतलब कि वो उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक्टिविटी जो है वो शो नहीं होती है। तो कौन से है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो हमने बायोकेमिस्ट्री का लिया है उसमें अगर देखेंगे तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा, प्लस यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? It shows some deviation in plane polarized light after passing the amino acid solution। मीन्स कि अगर हम किसी अमीनो एसिड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो डेविएशन होता है। ये कुछ डेविएशन शो करता है। कौन? ऑप्टिकली एक्टिव जो अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या होते हैं, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू इस प्रोसीजर को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइट सोर्स दी गई है अपनी। यहाँ पे लाइट सोर्स है, कुछ भी लाइट सोर्स ले लिया हमने, और उस लाइट सोर्स को अगर हम किसी प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी लाइट जो होती है, लाइट की जो रेज रहती हैं वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती हैं। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इसको अमीनो एसिड के सॉल्यूशन से, मीन्स कि जो हमारा अमीनो एसिड जो सॉल्यूशन होगा, ए बार मीन्स के एसिड, तो अमीनो एसिड के सॉल्यूशन से जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं, जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो चुकी है, जब ये पास करती है अमीनो एसिड के सॉल्यूशन से, तो क्या होता है, इसमें डेविएशन आते हैं। डेविएशन मीन्स कि ये चेंजेस आते हैं, उसका जो एंगल होगा वो चेंजेस आएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो ये जो डेविएशन होते हैं, इस डेविएशन को हम चेंजेस बोलते हैं। मीन्स कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की हमने अमीनो एसिड के सॉल्यूशन से, तो जो लाइट के एंगल में चेंजेस आए उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन, या उसी को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चेंजेस। तो ये क्या होता है, ये चेंजेस तभी आएंगे जब हमारे अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड का जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो दो होंगे। अगर क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली अगर एक्टिव होगा हमारे जो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन लिया है, तभी ये डेविएशन होगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये क्या कहते हैं, डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो ये हमारा जो बीकर लिया हुआ है, बीकर मीन्स यहाँ पे हमारा क्यूवेट है, क्यूवेट की जो पाथ लेंथ है उसको एल से डिनोट किया है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो उसका कंसनट्रेशन हम बता रहे हैं सी से, और थीटा उसका थीटा इसका बॉन्ड मतलब एंगल है जो चेंज हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं।
यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला दिया है अल्फ़ा टी लैम्डा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू सी। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पे ये किस टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं अपना, ये थीटा ये टेम्परेचर है, और उस टाइम पे जो भी लैम्डा हम यूज़ करेंगे, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। देन यहाँ पे ये थीटा क्या है अपना, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा मीन्स ऑब्जर्व्ड रोटेशन, मतलब जो चेंज आया जब हमने लाइट से उसको सॉल्यूशन से पास किया उसके बाद जो चेंजेस आए वो रोटेशन होती है थीटा। देन पाथ लेंथ हो गया एल, और कंसंट्रेशन अपना जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रख रहे हैं। अमीनो एसिड यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, सैंपल मीन्स अमीनो एसिड जो ले रहे हैं, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन वो है, उसका कंसंट्रेशन उस टाइम पे क्या था। तो इसके थ्रू हम ऑप्टिकल एक्टिविटी अपनी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से क्या होंगे, उनके कुछ मतलब वही अमीनो एसिड जो कि क्या कहते हैं, अगर हम सॉल्यूशन से क्रॉस करवा रहे हैं और डेविएशन कॉज कर रहे हैं तो उनका क्या नेचर होगा। उनमें मस्ट भी एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन मीन्स कि एक ऐसा कार्बन एटम जिससे 4 एटम्स जुड़े हुए हों अपने, और वो भी सिंगल बॉन्ड से हों, प्लस वो चारों ही एटम्स डिफरेंट हो। यहाँ पे देखो अमीनो एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक COH ग्रुप लगा हुआ है, और एक ये R ग्रुप लगा हुआ है। R ग्रुप यहाँ पे क्या है, R ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप है। देन ये कार्बोक्सिलिक जो है एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और ये अपना NH2 जो है ये एक बेस लगा हुआ है, ये एक बेस लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो कार्बन आइटम से देख रहे हैं चारों ही ग्रुप जो है वो डिफरेंट हैं। तो अमीनो एसिड को हम सभी जानते हैं, अगर अमीनो एसिड चैप्टर पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमें पता है कि अमीनो एसिड में एक एसिड और एक बेस होता है, और जिन कंपाउंड्स में एसिड बेस दोनों ही होता है उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक बोलते हैं। और अमीनो एसिड जो हमारा एक और इसमें मेन पॉइंट है, अमीनो एसिड जो होता है हमारा जो नॉर्मली देखा जाए तो ये हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हमेशा जो है ये ज़्यूटराइन के रूप में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे 3 रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, CO माइनस रहेगा, और एक एल्किल ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा। ये एल्किल ग्रुप जो है जैसे जैसे हम इसको चेंज करते रहेंगे, यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे अमीनो एसिड जो दिए हुए हैं इनके नाम बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो है ये कंडीशन जो होती है, एक निगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन कंडीशन बोलते हैं। और जिसमें एसिड बेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। और ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे ही अमीनो एसिड जो होंगे जिनके बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऐसे कायरल कार्बन वाले होंगे, वही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऐसे टाइप के क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। बट अगर जिन कार्बन में ऐसा जिन कंपाउंड्स में मतलब जिन अमीनो एसिड में ऐसा कार्बन नहीं पाया जाएगा, कायरल सेंटर नहीं पाया जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो वही क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं वो उसके किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे अपने, वो देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है ग्लाइसिन। देखो यहाँ पे ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH2 से जुड़ा हुआ एक COH और एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। उसको हम अगर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन ये आ गया, जो फर्स्ट कार्बन था अपना ये कार्बन, उससे 2 लगे हुए हाइड्रोजन इधर और एक NH2 ग्रुप, एक COH ग्रुप। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, C+COH। देन यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है इसी को तो देखेंगे कि कायरल है या नहीं। तो ये क्या है, कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन से 2 एटम तो डिफरेंट जुड़े हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी डिफरेंट है, एक एमीन ग्रुप भी लगा हुआ है, क्योंकि अमीनो एसिड में दोनों होने ज़रूरी हैं, तो ये लगा हुआ है। बट इसके जो हाइड्रोजन है दोनों इधर और इधर वो सेम है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, कायरल कार्बन का नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये क्या कहते हैं, जो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अगर इसके सॉल्यूशन से हम क्रॉस करते हैं तो उसमें कोई डेविएशन ये शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, ग्लाइसिन। ओके। और इसको और अच्छे से इसको लेसन को और अच्छे से समझने के लिए जो हमने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ाए हैं अमीनो एसिड में, उसमें पढ़ो तो और बढ़िया समझ में आएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ टू मोनोसैकेराइड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम दे आर कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब लोग पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं इपीमर्स क्या होते हैं। एक एक जब हम जितने ऑप्शन दिए हों अगर उसको फुल स्टडी कर लेंगे तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इपीमर क्या होता है। अब इपीमर के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन एटम है। कार्बन से एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, देन CHO CH2OH, एंड इधर भी वही है, एक कार्बन से इसका जस्ट मिरर इमेज, मतलब एक हमने बीच में मिरर डाला जो कि ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड से खाली है, तो वो क्या होगा, इसका एक मिरर इमेज इधर राइट साइड में है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लेफ्ट में आ गया, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। ये जो मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये क्या है, स्टीरियो एक्टिव सेंटर इसको बोलते हैं। ओके, इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो एक्टिव सेंटर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनहेंसियोमर हैं, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन स्टीरियो सेलेक्टिव सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही स्टीरियो सेलेक्टिव सेंटर बन रहा है ना, एक ही स्टीरियो सेलेक्टिव सेंटर बन रहा है, इसलिए ये क्या कहते हैं, हम इसमें इपीमर फाइंड नहीं कर सकते। इपीमर फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए हमारे, तो ये तो इपीमर इसमें नहीं है, ठीक है, ये इपीमर नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन्स है, और ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड में लगा हुआ है और इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड में लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं। बट ये देखो यहाँ पे राइट साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे OH लगा होगा, तो ये OH हो गया, तो ये क्या है, मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेंसियोमर्स नहीं है, बिकॉज हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। एट थर्ड पोजीशन पे इनमें जो है कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम सेम है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, तो यहाँ भी राइट साइड में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और सेकंड पोजीशन पे अगर देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन इनका चेंज है, यहाँ पे राइट में है यहाँ पे, तो फिर इस वाले में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, मीन्स ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये एक दूसरे के इनहेंसियोमर नहीं है। ये कंपाउंड इस कंपाउंड का इनहेंसियोमर तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये इपीमर हैं एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टीरियो सेलेक्टिव सेंटर हमें मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे कौन सा इपीमर सेंटर है, जो कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 जो है ये क्या है, C2 इपीमर, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हैं, C2 इपीमर। देन आगे हम डाइमर्स भी देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम। तो इपीमर से समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इपीमर्स। देन हम डाइमर क्या होता है वो जानते हैं। उसके बाद में इपीमर की डेफिनेशन एक सिंपल सी पढ़ लेते हैं कि अगर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन ओनली, अगर सिर्फ एक कार्बन पे उनका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा डिफरेंट होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पहले जान लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, इनहेंसियोमर और डायस्टीरियोमर्स। जो डायस्टीरियोमर्स होंगे वही इपीमर होंगे, क्योंकि इनहेंसियोमर्स जो होते हैं दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसलिए इनहेंसियोमर्स जो है वो क्या होंगे, इपीमर नहीं होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे इपीमर। देन डाइमर देख लेते हैं क्या होता है। डाइमर के लिए क्या है कि डाइमर में ये ऐसा रहता है, यहाँ पे 2 रहेंगे, डाई मीन्स 2, मर मीन्स पार्ट।
तो मीन्स कि 2 पार्ट्स, यहाँ पे देखो ग्लूकोज एक ले लिया और एक गैलेक्टोज ले लिया, और इनका जो है क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ। इसकी जब रिएक्शन करवाई हमने 2 पार्ट्स की, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ और बना हमारा कंपाउंड क्या, लैक्टोज। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाइमर। देन ट्रायोजेस क्या होते हैं, ट्रायोजेस मीन्स कि ट्रायोजेस मेनली जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसमें ये 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इनके एग्जांपल अगर देखे जाएँ तो डी और एल ग्लिसरैल्डिहाइड्स जो होते हैं वो, क्योंकि डी और एल ग्लिसरैल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इनैंसियोमर्स होते हैं। और देन ट्राइमर्स अगर एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राइमर्स का क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स आर आयंस ऑफ द सेम सब्सटेंस, जैसे कि ओलिगोमर्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्राइमर्स हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, इपीमर। ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक को हम AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बट इसमें एंटी एरोमेटिक में नहीं हो पाता, एंटी एरोमेटिक में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक में ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो है इवन पेयर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बेस पे ही हम ये चारों जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनको अगर हम इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी से हमें समझ में आएगा कि ये एरोमेटिक हैं या नहीं हैं। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या है इसका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है कि निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज हम सभी को अगर पता होगा कि निगेटिव चार्ज मीन्स कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, और निगेटिव मीन्स उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है तभी उसके पास निगेटिविटी आई, मीन्स उसने किसी से कर्ज ले रखा है, इसकी वजह से उसके पास निगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो यहाँ पे इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है, तो यहाँ पे इसके पास निगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है। ये हम सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मीन्स कि उसके अंदर जो भी ये पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड मीन्स कि पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा रेजोनेंस होता रहता है उसमें, मीन्स कि वो हमेशा अपने साइकिल के अंदर में घूमता रहता है। जस्ट लाइक फैन, जैसे कि फ़ैन है उसके जब रुका रहता है तो हमें दिखता है कि उसके ब्लेड्स जो हैं यहाँ पे तीनों ब्लेड्स हैं, बट जब अगर फ़ैन चलता रहता है तो हमें नहीं दिखता कि उसकी ब्लेड्स कहाँ पे हैं, और वो एक क्लाउड बना के रखता है, वो एक क्लाउड जैसा बना के रखता है, बादल जैसा रहता है। तो उसी के तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारा अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा, तो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपना यहाँ पे शिफ्ट होता है इस बॉन्ड पे। तो जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और उसी के साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स कि पाई बॉन्ड मीन्स कि डबल बॉन्ड का क्रिएशन। तो यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड बनाया। देन यहाँ पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा आगे को। तो यहाँ पे अपना जब ये शिफ्ट हुआ तो ये शिफ्ट जो यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या होता है कि यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आता है। तो वही यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि उसके ऊपर निगेटिव चार्जेस आ गए। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो निगेटिव चार्ज आया ये फिर से अपने नेक्स्ट बॉन्ड के लिए शिफ्ट होगा और यहाँ पे बनाएगा एक पाई बॉन्ड। देन उसी के साथ में साइमल्टेनियसली क्या होगा, उसके आगे वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो शिफ्ट होगा और वो जाके अपना एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट किया इस कार्बन एटम पे। देन नेक्स्ट फिर से देखते हैं उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये फिर से आगे शिफ्ट होगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाएगा और उसके आगे वाला जो डबल बॉन्ड है वो फिर से शिफ्ट होगा और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। देन फिर से वही रेजोनेंस होगा, ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ही। और फिर वो रेजोनेंस करके और अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करके एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा और निगेटिव चार्ज आएगा। देन ये फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ऐसे ही फाइनली जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर देखा था, जो शुरुआत की थी, वही चीज़ फिर से हमें मिल गई। तो ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मीन्स इसमें रेजोनेंस हो रहा है। एरोमेटिक के लिए मैंने क्या क्या बताया था कि उसके पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो है कैसे, 1 2 और ये एक लोन पेयर, तो 3 हो गए। तो इसके पास एक ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, थर्ड इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यही होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मतलब उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। फोर्थ पॉइंट की इसमें जो है हाँ, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी बता दिया। तो ये क्या है, अपना एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया। आंसर क्या बोल रहा है इसमें कि एंटी एरोमेटिक क्या है, कौन सा चाहिए उसको आंसर ये बताना है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है। तो हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट तो जो है ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट की हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन जो दिया गया है इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होगा इसका। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकंड वाला जो है इसको ट्रोपाइलियम आयंस बोलते हैं। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा कि पहले हमारा ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड बना, तो उसके पीछे वाला जो अपना डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये देन यहाँ पे क्योंकि ये शिफ्ट हुआ था तो इस कार्बन से इसने इसको दे दिया है इलेक्ट्रॉन उठा के, तो ये निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बेचारा खाली हो गया है। तो दे के धनी होके खुश तो हुआ है बट खुद तो कंगाली हो गया है, दे के प्लस चार्ज ले रखा है बट ये खुद तो इसके पास नहीं है कुछ भी। तो ये फिर से इसकी तरफ से अपने आप को इलेक्ट्रॉन मांगता है कि मैं फिर से स्टेबल हो जाऊं। तो ये यहाँ पे फिर से अपना एक बॉन्ड बनाता है और फिर ये इसको कम कर देता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद यही चीज़ ये जब फिर अपने आप को सही करने के लिए यहाँ से स्ट्रक्चर बॉन्ड लेता है तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और ये फिर शिफ्ट हो जाता है आगे को इस चार्ज को पूरा करने के लिए। यही साइकिल हमारी चलती रहती है और फाइनली फिर से हमारा यही ट्रोपाइलियम आयन बन जाता है वापस। ये कंप्लीट साइकिल जो है होती रहती है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि ये साइक्लिक है, सेकेंड पॉइंट इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, थर्ड पॉइंट इसमें ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है, थर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों ही पॉइंट्स ये फुलफिल कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हमको सभी को पता है, ये बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर भी किसी को अगर ना समझ में आ रहा हो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा तो वो चीज़ देख लेते हैं। ये है अपना क्या, मैक्सिमम सभी को पता होगा, बेंजीन है C6H6। तो ये बेंजीन है। बेंजीन में देखो सबसे पहले तो इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लें। अगर ये क्या है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, देन निगेटिव चार्ज आया, उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, देन यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, अगर यहाँ पे ये तब डिसाइड हो तो आर्थो पैरा पोजीशन तब डिसाइड होता है जब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होता है, XYZ कुछ अगर लगा होता तब ये डिसाइड होता कि हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन है, अभी नहीं कह सकते। तो ये क्या है कि यहाँ भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, और है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। देन ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है पाई का। इसके बाद में एक और चीज़ कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। तो है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मीन्स कि एक सिंगल बॉन्ड देन एक डबल बॉन्ड देन एक सिंगल बॉन्ड देन एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 हाँ, ये यहाँ पे गलती कर दी है, ये बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड देन एक डबल बॉन्ड देन एक सिंगल बॉन्ड देन एक डबल बॉन्ड। तो कंप्लीट इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें। तो ये क्या है, रेजोनेंस इसमें प्रॉपर हो रहा है। तो ये भी क्या है अपना, एक बेंजीन भी एरोमेटिक है। प्लस एक और चीज़ जो मूल मंत्र है एरोमेटिसिटी निकालने के लिए, एक फार्मूला होता है 4n+2, जिसके थ्रू हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को जान जाते हैं, और इसके ही थ्रू हम पता लगा लेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो 4n+2 से सॉल्व हो जाएगा। 4n+2 में अगर रख के देखते हैं तो जो आंसर आएगा तो वो एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए हम 4n से फॉर्मूले से लगाते हैं। तो ये पता चल गया हमें कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है ये क्या है, एरोमेटिक। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, थर्ड। और थर्ड के लिए हम देख लेते हैं यहीं पे, ये थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें पहले तो सबसे पहले कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये दोनों ही बॉन्ड में कॉन्जुगेशन भी नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन दो सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट आ जा रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी नहीं है। साइक्लिक तो है, और मैंने पहले भी बताया था कि एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये पॉइंट तो है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। और चेक करना है तो इसमें क्या है, इवन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन पेयर है। इसमें अगर देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये दे चुका है किसी को, इसके पास अब नहीं है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम सोचें तो वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर हम देख रहे हैं तो निगेटिव चार्ज अगर देख रहे हैं तो मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास पाई। तो इसके पास तो टोटल बन जा रहा है ऑड पेयर, ऑड पेयर इसके पास बन जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, बट इसके पास नहीं बन रहा है, इसके पास इवन पेयर है। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो हमारा आंसर क्या है, एंटी एरोमेटिक। कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर। ये हमारा एंटी एरोमेटिक, बाकी सभी क्या हैं, एरोमेटिक। आज यही तक पढ़ते हैं, फर्स्ट डे है आज। देन इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आगे, और किसी को कुछ अगर कोई क्वेश्चन आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हो आप। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।